नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज को आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के MCQs, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक, ताकि आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन यह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक निवेदन ये भी है कि यदि आप जब भी आप हमारा यह वीडियो देख रहे हो, यथासंभव कोशिश ये करें कि अपने साथ हो सके तो बैर एक्ट लेकर बैठें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त इंफॉर्मेशन और जानकारी एक ही बार में आसानी से क्लियर हो जाए। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिनके अंतर्गत CPC, CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तथा लिमिटेशन एक्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हमारे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, आज इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी खोए हुए दस्तावेज के बारे में उसके तथ्य को साबित करने के लिए सेकेंडरी साक्ष्य तब ही दी जा सकती है जबकि वह उक्त दस्तावेज का खोना साबित कर दिया जाता है, तभी उसे बतौर सेकेंडरी एविडेंस आप पेश कर सकते हैं। इसके विपरीत वह तथ्य स्वीकृत है या सही हो या आवश्यक नहीं। दस्तावेजों के मिलान की गई प्रति न्यायालय में पेश की गई हो, दस्तावेज की फोटो प्रति न्यायालय के समक्ष लाई गई जाए। इन समस्त बातों का आवश्यक होना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत किसी भी खोए हुए डॉक्यूमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं और उसको बतौर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो उस दस्तावेज का खोना आपको साबित करना होगा। साबित कर दिया जावे तो फिर आप उस चीज को साबित कर सकते हैं। सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट इस संदर्भ में प्रावधान करता है। 65 के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसके अंतर्गत बताया गया कि इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत आप केवल सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। जिसमें पहला है, जब यह दर्शित कर दिया जाए और यह प्रतीत हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है, तब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। जब मूल की अस्तित्व, दशा, अंतर्वस्तुओं को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित करना है या उसके किसी हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से उसे स्वीकृत कर दिया जाए, अर्थात जिस मूल दस्तावेज उसकी कंटेंट को, उसकी दशाओं को उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध आप उसे साबित करना चाह रहे हैं, उसने उसे स्वीकार कर लिया है, उन समस्त दशाओं को, उन समस्त अंतर्वस्तुओं को, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। सेक्शन 65 कहता है। तीसरी बात है कि जब मूल ही नष्ट हो गया हो या मूल खो गया हो और जब उसकी अंतर्वस्तुओं का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार स्वयं उसके व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत किसी अन्य कारण से युक्त समय में पेश नहीं करता, अर्थात मूल का खो जाना या नष्ट हो जाना, ऐसी परिस्थिति में भी आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसका नष्ट हो जाना या खो जाना साबित करना होगा या उसे साबित कर दिया गया हो, तो फिर आप जो है उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। चौथी बात, अवस्था बताई गई कि जबकि मूल इस प्रकृति का है, यानी
जो ओरिजिनल है उसकी नेचर कुछ इस टाइप की है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी एक जगह से आप दूसरी जगह उसे आसानी से नहीं ले जा सकते। ऐसी परिस्थिति में भी आप उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। पांचवी परिस्थिति आती है कि जब धारा 74 के अंतर्गत वह एक लोक दस्तावेज है। और छठी बात है कि जबकि मूल ऐसी दस्तावेज हैं जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रयुक्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, अर्थात जिसके अपन किसी भी कोर्ट में उसकी प्रमाणित प्रति यदि पेश कर सकते हैं भारत की विधि के अनुसार, तो फिर आप उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं प्रमाणित प्रति का। जबकि मूल ऐसे अन्य लेखाओं या किसी अन्य दस्तावेजों से गठित है जिसकी न्यायालय सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती तथा वह जिसे साबित किया जाना संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। तो ये समस्त अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्वीकृति को सुसंगत मानने का कारण क्या है। तो कोई भी एडमिशन जब करता है कोई व्यक्ति, तो स्वीकृति जो डेफिनेशन है, स्वीकृति की जो परिभाषा है वह दी गई धारा 17 में। धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा दी गई है और स्वीकृति को सुसंगत मानने का कारण यह है कि स्वीकृति का व्यक्ति अपने हितों के प्रतिकूल करता है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई व्यक्ति स्वीकृति करेगा तो मूल धारणा यही है कि वह अपने हितों के प्रतिकूल करता है। विदिता स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये दो मूल कारण है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय न्यायिक अपेक्षा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो अन्य न्यायालय द्वारा अभिलिखित साक्षीगण के कथन, इनके बारे में न्यायिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। विपरीत इसके धारा 57 प्रावधान करती है इस संदर्भ में न्यायिक अपेक्षा करने के संदर्भ में, तो अन्य न्यायालय द्वारा जो भी अभिलिखित साक्षीगण के कथन है उनकी न्यायिक अपेक्षा नहीं की जा सकेगी। इसके विपरीत अन्य समस्त चीजों की न्यायिक अपेक्षा की जा सकेगी। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित समस्त विधियों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र, अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास या अवकाश के दिवस तथा जिन तथ्यों को न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उनको फिर साबित करने की जरूरत नहीं है। न्यायिक अपेक्षा अध्याय 3 चैप्टर 3 जो है वह प्रावधान करता है ऐसे तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है और धारा अध्याय 3 जो है धारा 56, 57 और 58 से रिलेटेड है। टोटल 3 धाराएं आती है इस अध्याय में और जिसमें कहा गया धारा 56 कहती है कि न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, अर्थात जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उन तथ्यों को साबित करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि न्यायालय ने स्वयं उन न्यायिक अपेक्षा कर रखी है। तो बात यह आती है कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको न्यायिक अपेक्षा कर रखी है उन्होंने। जुडिशियली नोटिस कहलाते हैं ऐसे न्यायिक अपेक्षा। तो वह तथ्य जो है न्यायिक अपेक्षा, ऐसे कौन से तथ्य हैं? तो धारा 57 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 57 में बताई गई कुल 13 बातें इसमें बताई गई हैं। ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिनको हमेशा न्यायिक अपेक्षा की जानी है, अर्थात न्यायालय उन तथ्यों को सदैव सही होना उपधारित करेगा, उसकी उपधारणा करेगा और उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कौन से तथ्य हैं? जैसे भारत में प्रवर्तित जितने भी कानून हैं,
तो न्यायालय हमेशा ऐसा ही मानेगा कि ये विधियां सही हैं। इनके संदर्भ में इन विधियों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आईपीसी का सेक्शन ये कहता है? बिल्कुल, उसको बिल्कुल साबित नहीं करना है आपको, कोर्ट मानेगा उस चीज को। और जैसे मानो सूरज पूरब से उगता है, तो सूर्यास्त है, सूर्योदय है, इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये जुडिशियल नोटिस है। अवकाश का दिन है, कोई पद है, शासकीय राजपत्र, तो इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही धारा 58 कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब जिन तथ्यों की आपने एक्सेप्टेंस दे दी, एडमिशन कर लिया जिन तथ्यों का आपने, या अक्यूज ने एक्सेप्टेंस कर लिया जिनका, स्वीकृत कर लिया, उन तथ्यों को भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो बातें निकल के आती हैं अध्याय 3 से। पहली बात तो ये कि कुछ तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा 56 कह रही है कि भाई न्यायिक अपेक्षा जिन तथ्यों की कर दी गई उनको साबित करना आवश्यक नहीं है, तो धारा 56 ने कहा। और धारा 58 कह रही है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा 56 का स्पष्टीकरण यह है कि भाई न्यायिक अपेक्षा जिन तथ्यों की कर दी गई उनको साबित नहीं करना। तो न्यायिक अपेक्षा किन की कर दी गई? तो धारा 57 में धारा 56 का स्पष्टीकरण आ गया कि भाई इन चीजों की, धारा 57 में टोटल 13 बातें बताई गई हैं। उसमें बताया गया कि इन जुडिशियल नोटिस की, अर्थात न्यायिक अपेक्षा इनकी कर रखी है, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दस्तावेज एक लोक दस्तावेज नहीं है? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो प्रोमिसरी नोट और इसकी कोई रसीद यदि कोई है तो यह एक लॉक डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है ये। इसके विपरीत पुलिस का चालान, न्यायालय का निर्णय और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, ये समस्त जो है वह पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वह धारा 74 में दी गई है। धारा 74 में पब्लिक की डेफिनेशन वो दी गई है। तो धारा 74 प्रावधान करती है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें कहा गया कि दस्तावेज, निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं। वहां बताया गया कि वह दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के हैं, शासकीय निकायों और अधिकरणों के हैं, भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालक लोक ऑफिसर के कार्यों के रूप में, कार्यों के अभिलेख के रूप में है, तो वह लोक डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, यह भी लोक डॉक्यूमेंट है। और धारा 74 कहती है, 74 में तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वह धारा 75 में दी गई। धारा 75 जो है वह कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करती है। धारा 75 में केवल प्राइवेट डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन दी गई वो कुछ इस प्रकार है कि अन्य समस्त दस्तावेज प्राइवेट है। अर्थात जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन धारा 74 में दी गई है, धारा 74 की जो डेफिनेशन है उसको छोड़कर अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं वह प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे, और धारा 74 की जो श्रेणी में आते हैं वह समस्त पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे, जिसके अंतर्गत प्रॉमिसरी नोट और अन्य रसीद जो है वह लॉक डॉक्यूमेंट नहीं है। पुलिस का चालान पब्लिक डॉक्यूमेंट है, न्यायालय का निर्णय पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगला प्रश्न है कि स्वीकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो धारा 3 मतलब धारा 17 कहती है स्वीकृति के बारे में परिभाषा जो दी गई, जिसके अनुसार
सही आंसर होगा इसका कि स्वीकृति लिखित, स्वीकृति लिखित या मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हो सकती है। स्वीकृति कैसी भी हो सकती है, या तो लिखित में हो सकती है, मौखिक में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हो सकती है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति द्वारा की गई सह स्वीकृति मान्य नहीं है। तो पूर्ववर्ती हक प्राप्त करने वाले अजनबी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक पक्षकार अपने ही कथनों को सर्वदा साबित नहीं कर सकता। इस कथन का अपवाद है वह कथन जो कि मृत्युकालीन कथन होते हैं। धारा 32 प्रावधान करती है मृत्युकालीन कथन के बारे में। सेक्शन 32 डैंग डिक्लेरेशन प्रावधान करता है, और एक नॉर्मल सा सिद्धांत है कि एक पक्षकार अपने ही कथनों द्वारा सर्वदा साबित नहीं कर सकता, और इस कथन का अपवाद हमेशा प्रस्तुत करता है मृत्युकालीन कथन। धारा 32। अगला प्रश्न है कि अपने द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित एक पोस्ट कार्ड जो उसी दिन जयपुर पोस्ट ऑफिस की सील से चिन्हित किया गया था, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करता है। पोस्ट कार्ड की जो दिनांक बाबत ए का कथन है, उसके लिए धारा 32(2) सेपटित धारा 21 में ग्राही है। तो पोस्ट ऑफिस की जो ये पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखी गई जो दिनांक है वो धारा 32 का उपधारा 2, साथ ही धारा 21 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य होगी। धारा 32 प्रावधान करती है कि वह दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत होता है जो कि मर गया या जिससे मिल नहीं सकते। और इसी क्रम में धारा 32 की उपधारा 2 प्रावधान करती है कि कारोबार के अनुक्रम में किया गया कोई कार्य, जब यह कथन ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था, विशेषतः जबकि वह उसके कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों या उसके द्वारा की जाने वाली प्रविष्टियों के द्वारा किए गए ज्ञापन के रूप में तथा अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति या किसी लिखित हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति अथवा वाणिज्य के उपयोग में आने वाली या उसके द्वारा लिखित हस्ताक्षरित या किसी दस्तावेज के रूप में किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित और हस्ताक्षरित की जाती है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी। अगला प्रश्न है कि किसी सह स्वीकृति को साक्ष्य में अग्राह्य बनाने के लिए किस किस्म का कथन प्रभावी नहीं होगा। तो इस संदर्भ में धारा 24 प्रावधान करती है जब कथन, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन प्रश्नगत अभियोग के विषय वस्तु से अलग किसी अन्य विषय के बारे में हो, तब ऐसी सह स्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप आरजेएस, एमपीजेएस, यूपीजेएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस, एपीओ एग्जाम या जेएलओ एग्जाम किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।